सो वी कंप्लीटेड ऑल दिस टॉपिक, MICR कोड, IFSC कोड। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा मुझे IFSC कोड में कितने डिजिट्स होते हैं? IFSC कोड कितने डिजिट्स के होते हैं? वेरी गुड, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट बताओ कैसे कैसे कौन कौन से कैसे टर्म्स होते हैं, बताओ अभिजीत। हाँ हाँ, 4 डिजिट क्या होता है? फर्स्ट वाला बैंक का नेम, उसके बाद नेक्स्ट एक और कोड, ब्रांच कोड, फिर कंट्रोल नंबर 0, उसके बाद उसके जो 6 डिजिट बचते हैं वो क्या होता है? ब्रांच कोड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे ICICI है तो बेसिकली इसमें कितने लेटर है? 5 लेटर है ना, तो इसमें जो आगे के जो 4 लेटर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? 4 अल्फ़ाबेट होते हैं। जो 4 अल्फ़ाबेट होंगे दैट इज बेसिकली रिलेटेड विथ योर बैंक। किससे रिलेटेड होगा वो? आपके बैंक के नेम से। और उसके बाद 0 एक एज अ कंट्रोलर नंबर काम करेगा, और उसके बाद के जो 6 डिजिट होंगे दैट इज द ब्रांच कोड। ठीक है, वो ब्रांच कोड होता है। IFSC कोड हर एक ब्रांच का, यानी अगर एक पर्टिकुलर बैंक हम ले लें, ICICI भी ले लें, तो हर एक ब्रांच जहाँ जहाँ भी वो बेसिकली लोकेटेड है, जो जो एरिया में, उन सब का IFSC कोड वैरी करेगा। क्या करेगा? IFSC कोड वैरी करेगा, अलग होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आज पटना में गोला रोड वाला ICICI जो होगा उसका IFSC अलग होगा, जो दानापुर वाला होगा उसका IFSC अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने करा था MICR कोड। अच्छा, IFSC का फुल फॉर्म क्या है? IFSC कोड का क्या है? ऑनलाइन क्लास? यस प्रिया। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बोलो। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सिस्टम कोड। हाँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सर्विस कोड नहीं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अच्छा, MICR जो था वो कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है MICR कोड। अच्छा, कभी भी तुम लोग चेक में देख लेना, जो ये इस तरीके से वो जो साइन, वो एक अलग पर्टिकुलर साइन होता है, उसको 1 कंसिडर मत करना। ठीक है, तो 9 डिजिट का क्या होता है? MICR कोड होता है। उससे पहले 6 डिजिट होता है, वो 6 डिजिट आपका चेक नंबर होता है, उसके बाद वो MICR कोड होता है। अब जो MICR कोड जो है बेसिकली वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बेसिकली उसमें कोडिंग, बेसिकली कोडिंग वो एक तरीके का होता है, और जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। चेक को जब हम ऑनर करेंगे या चेक को जब हम क्लियर करेंगे उस टाइम पे वो यूज़ होता है। तो MICR कोड में जो 9 डिजिट है वो क्या क्या बेसिकली डिनोट करता है? वेरी गुड। सिटी कोड कौन से शहर में है, सेकेंड आपका क्या होगा? बैंक कोड, और लास्ट में कहाँ लोकेटेड है? ब्रांच कोड। ठीक है, तो आई गेस MICR और IFSC क्लियर है। अब हम बात करते हैं ई चेक का। किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक्स चेक का। इलेक्ट्रॉनिक्स चेक मैंने लास्ट क्लास में शॉर्टकट में बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कैसे इशू कर सकते हैं और कैसे उस चेक की क्लियरेंस होती है, और नॉर्मल फिजिकल चेक से उसको यूज़ करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। क्लियर होगी बात? तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें ई चेक की, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक की, हम सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि ई चेक जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है ये पेपर चेक से। सब्स्टिट्यूट मतलब पेपर चेक की जगह पे इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब डिजिटल से इसमें क्या होता है कि आपका जो सिग्नेचर होगा, मैंने पहले बताया था कि डिजिटल चेक में और इलेक्ट्रॉनिक चेक में क्या डिफरेंस है कि डिजिटल चेक आपने ऐसे घर में अपना फिजिकल कोई चेक कट किया, ड्रॉ किया, उसका फोटो क्लिक किया और उसके बाद आपने उसको कहीं अपलोड किया, तो वो होता है डिजिटल चेक। इलेक्ट्रॉनिक्स चेक इशू भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है, यानी इसको क्रिएट भी, ड्रॉ भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। तो इसमें जो सिग्नेचर होगा वो कौन सा सिग्नेचर होगा? डिजिटल सिग्नेचर। आई बात समझ में? कौन सा सिग्नेचर होगा? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, और ये सेम वही काम करता है जो एक कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल और फिजिकल चेक करता है। अब चेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो इसका जो कुछ स्टेप्स है कंपैरेटिवली, अगर आप फिजिकल चेक आपके पास है, किसी भी टाइम पे आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं चेक को, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चेक में कुछ सिस्टम है जिसको हमें फॉलो करना है।
सबसे पहले याद रखिएगा कि ये ज़्यादा सिक्योर है कंपैरेटिवली टू कन्वेंशनल चेक, और ये आपके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे डिपेंडेंट है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है, क्रिप्टोग्राफी होता है हमारा कोडिंग सिस्टम, इंडिया का कोडिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये पब्लिक की, इसका जो डोमेन जो नेम है दैट इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे ये डिपेंडेंट होता है। पब्लिक की इसलिए है क्योंकि पब्लिक इसको यूज़ कर सके, लेकिन सब पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर सकती है। तो क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे ये डिपेंडेंट है। डिजिटल सिग्नेचर इसमें चाहिए, और साथ में कई बार इसमें इंक्रिप्शन भी होता है। इंक्रिप्शन का मतलब समझते हो क्या होता है? इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जिसके पास की रहेगा, हाँ बेसिकली हाँ, उसमें कोडिंग होता है जो वही यूज़ करेगा। जैसे आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी की होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है एक तरीके का पेमेंट मोड है जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं? वाया इंटरनेट, ठीक है। अब इसमें अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, मीनिंग क्या है ई चेक का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई चेक लिखो। ई चेक इज द इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट, ई चेक इज अ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट ऑफ अ पेपर चेक। चेक की स्पेलिंग CHEQUE है, CHEC मत कर लेना, ठीक है, CHEQUE है। E-check is the electronic counterpart of paper check and is issued and presented in digital form. E-check is the electronic counterpart of paper check and is issued and presented in digital form, ठीक है। अब ये सुविधा मिलती किसको है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये फैसिलिटीज किसको मिलेगी? बेसिकली उनको मिलेगी जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। आप लोगों को बता दूं, अब मेजॉरिटी ऑफ बैंक जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपके ये जो प्राइवेट बैंक्स थे ICICI, HDFC में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अभी फिलहाल जो है ये लगभग हर एक गवर्नमेंट बैंक में भी आपका इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि आपको इशू आप तभी कर सकोगे जब इंटरनेट बैंकिंग आपको यूज़ करना आता हो, या इंटरनेट बैंकिंग का आपके पास कोड और पासवर्ड अवेलेबल हो। और ये कहाँ से मिलता है आपको? बैंक से वो एट द टाइम प्रोवाइड करेंगे आपको इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन। वो जो आपका नंबर होगा ना 7-8 डिजिट का यूज़र नेम या यूज़र नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। पासवर्ड आप अपने हिसाब से फिर क्या कीजिए, सेट कर लीजिए। चलिए अब इसके फीचर्स क्या है? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, और आप OTP के थ्रू भी कर सकते हो, या तो फिर आप 4 नंबर का अगर कोई पिन जनरेट करते हो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग को यूज़, या फिर आप अपने ATM पिन के थ्रू भी कर सकते हो। आपका अगर ATM पिन है जिससे आपका अकाउंट नंबर है, जिसका कार्ड है और उसका ATM पिन है, तो उसके भी थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हो। और उसके ऐप्स भी अवेलेबल हैं, तो ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हो। मल्टीपल बेसिकली मोड्स हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूज़र नेम तब भी ज़रूरत पड़ेगा, यूज़र नेम विल बी यूज इन एवरीवेयर। चलिए नेक्स्ट लिखिए फीचर्स क्या है चेक्स के, क्या फीचर्स हैं? अच्छा, चेक में ना 2 और टॉपिक है, पेमेंट ऑफ चेक एंड कलेक्शन ऑफ चेक, ठीक है। ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है। और आपका जो चेक है, टाइप्स ऑफ चेक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 129, तो वो हम सारा आज डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए फीचर्स लिखिए। प्रोवाइड 24 आवर कन्वीनियंस, प्रोवाइड 24 आवर कन्वीनियंस, प्रोवाइड 24 आवर कन्वीनियंस, प्रोवाइड 24 आवर्स कन्वीनियंस। अब ये वर्ड थोड़ा अटपटा लग रहा है, 24 आवर को यूज़ भी नहीं करोगे ना, तो प्रोवाइड कन्वीनियंस भी बहुत है। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जो 24/7 हम जिस चीज़ को यूज़ कर सकें, 24/7। तो प्रोवाइड कन्वीनियंस या प्रोवाइड 24 आवर कन्वीनियंस का मतलब ये है कि ये चेक को आप किसी भी टाइम पे ड्रॉ कर सकते हो, इशू कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी। आई बात समझ में? यानी कि अगर आपके पास चेक है या फिर आपने किसी को चेक दिया, फिजिकल चेक, तो वो बैंकिंग आवर में ही जाकर के उस चेक को डिपॉजिट कर सकता है, सबमिट कर सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी आपको मिला है इस
इलेक्ट्रॉनिक चेक में कि आप एनी टाइम यू कैन इशू, एनी टाइम यू कैन ड्रॉ, एनी टाइम यू कैन डिलीवर, एनी टाइम यू कैन डिपॉजिट। आई बात समझ में? किसी भी समय आप इंटरनेट बैंकिंग जो है वो ऑल द टाइम आपका चलता है। इवन आप कभी भी मॉर्निंग के 4 o'clock भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप अकाउंट की डिटेल्स जानना चाहते हो तो यू कैन ईजिली गेट दैट। बट बैंक फिजिकली तभी जाओगे जब बैंक ओपन होगा, है ना? तो ये इसमें पहला फायदा है, पहला फीचर। सेकंड है नो चेक बुक्स आर रिक्वायर्ड, नो चेक बुक्स आर रिक्वायर्ड, नो चेक बुक्स आर रिक्वायर्ड। नो चेक बुक्स आर रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ ये है कि जैसे फिजिकल चेक के लिए चेक बुक इशू कराना पड़ता है, कई बार उसमें जो लिफलेट्स होते हैं वो 10-20 ऐसे होते हैं, जैसे ही खत्म होगा फिर से इशू करवाओ, होता है ना, बार बार आपको इशू करवाना पड़ता है। और अगर आपने पर्टिकुलरली कोई एप्लीकेशन दे दिया तब वो जाकर, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेस को वो अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ पेजेस या लिफलेट्स वाले वो प्रोवाइड करते हैं चेक, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 20 पेजेस के आपको मिलते हैं चेक। ट्रू। अब वो अगर खत्म हो गया फिर इशू कराओ, फिर करवाओ। ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप चेक का यूज़ करते रहोगे ट्रांजैक्शंस के लिए, पेमेंट्स के लिए। ट्रू। ये इशू आपके ई चेक्स में नहीं है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ चेक बुक। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रोवाइड बेटर रिकॉर्डिंग सिस्टम या प्रोवाइड बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोवाइड बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोवाइड बेटर रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन, ये टर्म आ रहा है कि रिकॉर्ड कीपिंग की बात क्यों हो रही है। देखो, कभी भी अगर आप फिजिकल चेक को विड्रॉ करते हो और आपने उसका कोई डिटेल, एक आगे एक पेज होता है, आपने देखा होगा इंडेक्स, ठीक है। अब वो इंडेक्स जो होता है वो पता है क्यों होता है? जहाँ पर भी हमने चेक दिया, यानी चेक का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, उसका डिटेल आप उसमें लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि ये चेक मैंने LIC के लिए में जमा किया, ये चेक मैंने किसी बैंक के लिए दिया, ये चेक मैंने किसी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए दिया। तो ये मेंटेन कर पाओ आप रिकॉर्ड, इस चीज़ के लिए उसमें एक आगे इंडेक्स होता है। लेकिन कई बार लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपने चेक यूज़ तो कर लिया, लेकिन कहाँ यूज़ किया, कब यूज़ किया, ना डेट याद होता है, ना कुछ ऐसा होता है, कई बार होता है ना। आप उसके बाद अगर डेट को भी सर्च करने के लिए आपने क्या यूज़ किया, किसके लिए वो चेक यूज़ किया, उसका डेट निकालते हो। तो लाइक ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है पूरे रिकॉर्ड को देख पाना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चेक में आप जैसे भी इशू करोगे, जहाँ के लिए भी इशू करोगे और जिस डेट को आप इशू करोगे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने आप मेंटेन हो जाएंगे आपके पास। यानी यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, बट दैट विल बी ऑटोमेटिकली सेव। ये सारे आपके डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। आई बात समझ में? सो रिकॉर्ड करने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपना ये काम कर देगा। जैसे कैसे आप पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, तो आपके पास मेल आ जाता है ना एट द टाइम कि आपने यहाँ पर पेमेंट किया। मे बी हम लोग को पूरे बिल की याद नहीं होती कि कहाँ कहाँ पेमेंट किया था, लेकिन एट द टाइम याद होता है, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स का भी मेल आ जाता है। तो एक तरीके से वो रिकॉर्ड को रखने में हेल्पफुल है। वही सेम चीज़ आपका ई चेक भी करता है। क्लियर हो गया फीचर्स? उसके बाद एक और पॉइंट है एक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड का मतलब ये है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। आज हम US में बैठे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, सही बात है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप ई चेक कभी भी कहीं भी बैठे बैठे इजीली एक्सेस कर सकते हो, इशू कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज सिक्योरिटी। अब इसमें डिजिटली इनक्रिप्टेड सारी चीज़ें होती हैं, तो एडिट करने का ऑप्शन आपको ई चेक में मिलेगा नहीं। आई बात समझ में? आपको जैसे फिजिकल चेक है, अगर वो गड़बड़ हो गया या कुछ भी आपने कट कर दिया, ऐसे तो कट वाले चेक्स फिजिकल वाले एक्सेप्टेड नहीं है अभी, लेकिन एडिट करने का ऑप्शन फिर भी फिजिकल चेक में होता है ना कि आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़, ये इसमें सुविधा अवेलेबल नहीं है कि कुछ भी एडिट कर दिया, फॉर्ज हो गया, म्यूटिलेटेड का, फटने का, खो जाने का, ये डर इसमें नहीं है। किसमें? आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक में। सही बात है ना। मान लो कि म्यूटिलेटेड चेक तो मैंने बता ही दिया था आपको कि अगर उसके नीचे MICR कोड अगर क्लियर रहता है तो वो कई बार क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो
ड्रॉअर है उससे एक बार कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल चेक में पॉसिबल है, लेकिन ई चेक में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ना ही आपका वो म्यूटिलेट होगा, ना ही फटेगा, ना ही वो खो सकता है, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो सिक्योरिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू फिजिकल चेक। आगे बात समझ में आगे सबको समझ में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? फीचर्स ऑफ ई चेक। यस मैम। चलिए अब अगर हम बात करें बेसिकली ये जो ई चेक होता है इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो डिजिटली पहले हमने क्या करना है, बेसिकली डिजिटली साइन करने के बाद इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में चेक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो चेक है ये आपका लगभग मतलब ये फॉरवर्ड किया जा सकता है चेक। ई चेक मतलब अ फॉरवर्ड डेटेड ई चेक अप टू 90 डेज फ्रॉम टुडे कैन बी इशूड। याद रखिएगा ये ई चेक नॉन निगोशिएबल होता है। क्या होता है? नॉन निगोशिएबल। रजत, नॉन निगोशिएबल का मतलब क्या हुआ? नॉन निगोशिएबल का मतलब क्या हुआ अभिषेक? बोलिए। यस प्रिया। मैम जिसे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। ये किसी और को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिसके नाम पे एक बार चेक इशू हो गया उसी को ये चेक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि टुडे इज 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को अगर हमने कोई चेक को बेसिकली ड्रॉ किया, ये इशू किया, ये चेक को लिखा, इसमें डेट डाला आज का, तो 3 महीने तक हम वो जो चेक है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी पर्सन है उसको। यानी अगर आज मैंने 21 अक्टूबर को ड्रॉ किया चेक, तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं आज ही का आज ही चेक दे दूं जो पर्सन के नाम पे मैंने चेक ड्रॉ किया है उसको, या तो मेरे पास 3 महीने का समय है। 3 महीने तक मैं चेक को क्या कर सकती हूँ, मतलब उनको फॉरवर्ड कर सकती हूँ 3 महीना। और इस चेक की वैलिडिटी कितनी है? 6 महीना, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन ये आपका ट्रांसफरेबल नहीं होता है और साथ साथ में ये नॉन निगोशिएबल है, मतलब इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी और को। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक इतना काफ़ी है। इसके अलावा ज़्यादा तो सिक्योरिटी फीचर्स में लिख सकते हैं। हाँ, इसमें पिन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी होता है, वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, हाँ सिक्योरिटी होता है। अब ये वर्क कैसे करता है इस पे आते हैं। फीचर्स तो लगभग समझ आ गया। सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए। तो इसको लिखिए हाउ ई चेक वर्क, हाउ ई चेक वर्क, हाउ ई चेक वर्क। अब ई चेक कैसे काम करता है ध्यान दीजिएगा। लॉग इन कीजिए अपने बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग में। अपना जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग है उसमें लॉगिन कर लीजिए। कर लिया, ठीक है, या फिर साइन इन भी कहते हैं, कर लिया। और उसके बाद फिर अब आप क्या कर सकते हैं, अपना ई चेक जो है इंटरनेट बैंकिंग में ई चेक का ऑप्शन मिलेगा। ई चेक ओपन कर लिया, उसको आप या तो डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। डाउनलोड करने का मतलब है कि आपका वो इंटरनेट बैंकिंग से सिर्फ आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसको क्या कीजिए, अब वो डाउनलोड करने के बाद उसमें डिजिटल सिग्नेचर करके नाम वाम लिख करके सब कुछ, उसके बाद वापस उसको सेव कीजिए और जिसको उसको आपको ट्रांसफ़र करना है उसको आप उसके मेल पर क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपको क्या होगा कि इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करके पहले ई चेक को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। आई बात समझ, मतलब इंटरनेट बैंकिंग ओपन करके ही आप ये चेक को फिल कर रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड इट इन अ पीडीएफ फॉर्म, वंस इट विल डन देन यू हैव टू फिल दैट, ठीक है। ऑनलाइन ही फिल करना है। जब आपने ऑनलाइन फिल कर लिया उसके बाद उसको आपको वाया मेल या व्हाट्सएप, जो भी आजकल तो पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप एज वेल, फिर आप उसको उस चेक को क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। अब जो पेई है ये तो किसका काम है, जो पेयर है यानी कि जो चेक इशू कर रहा है वो ये करेगा, उसका काम हो गया। अब जो पेई है उसके पास चेक पहुंच गया, वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा अपने बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग में। और बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग, जो इंटरनेट बैंकिंग में डिपॉजिट का ऑप्शन होता है, डिपॉजिट ई चेक, किस चीज का ऑप्शन आता है, डिपॉजिट ई चेक। अब वो जो मेल या जो आया है, वो जो आपका ई चेक आया है आपके पास, उस ई चेक को आप क्या कीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा अपने इंटरनेट बैंकिंग के उस कॉलम में जहां लिखा होगा डिपॉजिट ई चेक्स। आई बात समझ में। उसके बाद आपका चेक जो है वो विद इन 1 to 2 days यानी कंपैरेटिवली टू फिजिकल चेक ये आपका जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। समझ में आई बात, ये ई चेक कैसे काम करता है।
ई चेक को हम कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस अभिषेक बोलिए। आजकल तो डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है मनी, तो फिर भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, सबसे पहला डिफरेंस तो पता ही है कि जो आपका प्रॉमिसरी नोट होता है वो कौन बेसिकली देता है? डेटर। यानी कौन देगा? डेटर, जिसने उधार लिया है ना। और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कौन देता है? क्रेडिटर, जिसने उधार दिया है ना। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, पेयर कौन है, ये सब क्लियर है ना। ड्रॉवर वो होता है जो कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ करे, यानी जो चेक ड्रॉ करे वो ड्रॉअर है। ड्रॉई वो होगा जो उस बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने पास से बेसिकली रखता है, लेता है ना। तो ड्रॉई कौन होगा आपका? जिसको पेमेंट चाहिए, ठीक है, नीड्स टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉअर। जो द ड्रॉई इज द पर्सन हु नीड्स टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉअर, मतलब कि जो ड्रॉअर को पे करेगा। और ड्रॉअर कौन होगा? जिसको पैसे लेने हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? इशू कर रहा है। लेकिन चेक के केस में ये नहीं होगा, ये प्रॉमिसरी और बिल ऑफ एक्सचेंज में ही होगा। जब हमें पेमेंट देना भी होता है तो ही हम चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर तो ड्रॉअर भी हम ही है, ठीक है, और ड्रॉई कोई और पर्सन है। हाँ, तो वो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। नहीं, यहाँ पर रिसीव और पेमेंट लिखा है, तो दैट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी। चलिए लिखिए क्या क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी? डेफिनेशन सबको क्लियर है? तो फर्स्ट बेसिस लिख लीजिएगा, डेफिनेशन। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखिए, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड टू ऑर्डर द डेटर। डेटर यानी जिसने क्या लिया है? पैसा उधार लिया है, ठीक है, जिसको हमने उधार पे सामान दिया है, वो हमारे लिए क्या होता है? डेटर। अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड टू ऑर्डर द डेटर to pay the creditor of certain sum of money within a specific date or demand। तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, जहां पर इशूड टू द डेटर होता है, क्रेडिटर के द्वारा इशू हो रहा है डेटर को, किसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रॉमिसरी नोट में जस्ट उल्टा कर देना। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए? कोई लिख नहीं पाया। नहीं लिख पाया? फर्स्ट पॉइंट लिखो, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड टू ऑर्डर द डेटर टू पे टू ऑर्डर द डेटर, यानी हम डेटर को ऑर्डर दे रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज से। जैसे मान लो कि उत्सव और रोहित है, अब उत्सव ने मान लो उधार लिया, तो तुम डेटर बन गए रोहित के लिए, रोहित क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि पेमेंट दो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कौन करेगा? रोहित, है ना। तो इसको समझिए, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड टू ऑर्डर द डेटर, मतलब कि ये बनाया गया है डेटर को ऑर्डर देने के लिए। issued to order the debtor to pay the creditor a certain sum of money within a specific date or on demand, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या डिमांड पर आप पेमेंट कीजिए, तो उसके लिए बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रॉमिसरी नोट क्या है? A negotiable instrument issued by the debtor, वहाँ उनको क्रेडिटर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लैंग्वेज समझ में आ ही रहा होगा। क्या? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द डेटर विथ अ रिटन प्रॉमिस। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, क्या है वो? एक तरीके का ऑर्डर, लेकिन आपका प्रॉमिसरी नोट एक तरीके का ट्रस्ट है, एक तरीके का वादा, बोलते हैं ना लोग, प्रॉमिस करते हैं। अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द डेटर with a written promise to pay the creditor a certain amount within
a specific date, within a specific date or on demand, within a specific date or on demand, or on demand। लिख लिया सबने? एवरीवन? वही सेम चीज है अभिजीत, जो पहले लिखा है वही सेम चीज बेटा है। हाँ, बस रिटन प्रॉमिस टू पे अ क्रेडिटर अ सर्टेन सम, सर्टेन अमाउंट विद स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक टाइम, सेम ही चीज तो है। अच्छा, सेक्शन कौन कौन सा है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 5, और वो कौन सा है? सेक्शन 4। सेक्शन 5 में आपका क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और वो दूसरा जो आपका प्रॉमिसरी नोट है दैट इज इन सेक्शन 4। सेकेंड डिफरेंस हो गया। अब इशूड किसके द्वारा होता है? डेटर के द्वारा होता है आपका, ये डेटर के द्वारा होता है प्रॉमिसरी नोट, और क्रेडिटर के द्वारा होता है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है? इंडोर्सी, दोनों में सेम होगा, ड्रॉअर, ड्रॉई और इंडोर्सी, ये तीनों पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ना मल्टीपल जो आपका बोल सकते हैं ट्रांसफर और मल्टीपल इंडोर्समेंट पॉसिबल है, ठीक है। ये सॉरी तो पार्टीज इन्वॉल्व। अब एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है? तो ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर पेमेंट। ड्रॉई कौन है? जो पैसा देने वाला है। कौन देगा पैसा? डेटर देगा ना पैसा, तो डेटर ड्रॉई है। अब ड्रॉई कब एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज? जब उसको पैसा देने से पहले। तो एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखिए एक्सेप्टेंस, बेसिस एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस में लिखिए ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर पेमेंट, ठीक है। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज चूंकि कौन दे रहा है? क्रेडिटर इशू करता है आपके इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर इशू करता है। तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया, ठीक है, और उसको अब आप किसको दोगे? ड्रॉई को दोगे कि लो और मुझे पेमेंट करो। तो पेमेंट देने से पहले आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, मतलब वो जो कॉपी है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो आपको किसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा? ड्रॉई को, जो आपको पैसा देने वाला, उसको आप दोगे तो ही वो आपको क्या देगा? पेमेंट करेगा। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, क्योंकि उसने तो ऑन द डिमांड ही वो इशू भी करेगा आपको, और वो आपको पहले ही दे चुका होगा। मतलब आपके सामने कंसेंट में वो आपको क्या करेगा? प्रॉमिस करके वो आपको खुद से अपनी मर्जी से देगा, है ना। तो यहाँ पर आपको उससे वापस लेने की जरूरत भी नहीं है, बस उसके पास वो बेसिकली वो बेयर कर रहा है वो पर्टिकुलर आपका प्रॉमिसरी नोट, आप उसको पेमेंट कर दोगे, बस। क्लियर हो गई बात? यहाँ समझ में आया? यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का सिचुएशन क्या है, आप लोग सब देखिए, शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन, कोई बात नहीं, आप लोग समझ आ जाएगा। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाले सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पहले ड्रॉ कौन कर रहा है? यहाँ पर जिसको पैसा लेना है, यानी क्रेडिटर, तो सबसे पहले वो ट्रांसफर करेगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डेटर को, और जब डेटर एक बार एक्सेप्ट कर लेगा तभी पेमेंट वो करेगा। कौन? आपका जो आपका डेटर है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट जो है वो इशू खुद ही डेटर ही कर रहा है, तो और डेटर दे किसको रहा है? क्रेडिटर को। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटर क्रेडिटर से वापस पहले प्रॉमिसरी नोट लेगा तब वो पेमेंट देगा। ऐसा मतलब आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत यहाँ पर एज सच नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, लाइबिलिटी रहने तो डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें। डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कि जब उसको क्लियर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लिखिए डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिस है। डिसऑनरिंग लिख रहे हो बेटा तुम दोनों? प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस वाली बात रह गई है, तो एक्सेप्टेंस में लिखिए, अगर एक्सेप्टेंस में दोनों पॉइंट पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखिए ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट
ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर पेमेंट। और प्रॉमिसरी नोट में लिखिए नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड, नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम ड्रॉई, नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम ड्रॉई, नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम अ ड्रॉई, ये प्रॉमिसरी नोट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अब नेक्स्ट जो बेसिस है वो क्या है, डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या है नेक्स्ट वन, डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, जब उसकी क्लियरेंस ना हो, ठीक है। जैसा चेक अगर क्लियर नहीं हुआ बैंक से तो वो डिसऑनर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, और अगर मैं बात करूँ आपके बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस जो है, नोटिस सर्व्ड टू ऑल द कंसर्न्ड पार्टीज। मैंने तुम लोग को पहले ही भी बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपने किसी को इंडोर्स कर लिया, मतलब मान लो ए बी पार्टी इन्वॉल्व थी, ए को पैसा देना था बी को, ठीक है। अब बी ने बोला कि भाई मुझे मत दो, सी को दे दो, सी ने कहा मुझे मत दो, डी को दे दो, डी ने कहा मुझे मत दो, ई को दे दो। सो लाइक अगर इस तरीके से, हाँ, ये अगर सिचुएशन है जहाँ पर मल्टीपल पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर नोटिस सारे कंसर्न्ड पार्टीज को आप दे सकते हो अगर आपका डिसऑनर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर मान लो कि ए को बी को पेमेंट करना था, बी ने बोला सी को करो, सी ने कहा डी को करो, डी ने कहा ई को करो, तो फाइनली ए जो है उसको किसको देना था पेमेंट, ई को देना था। अगर पेमेंट ई को नहीं मिला तो ऐसे सिचुएशन में ई जो है ये सारे पार्टीज पे क्या कर सकता है, नोटिस भेज सकता है, सब पे लीगल एक्शन ले सकता है। आई बात समझ में कि द कंसर्न जो फाइनल पार्टी जिसको पेमेंट होना था और उसको नहीं मिलेगा पेमेंट, तो दे कैन टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट एवरी पार्टी, हर एक पे ये क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। दैट इज पॉसिबल इन बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर हो गई बात। अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो नो नोटिस सर्व टू द ड्रॉअर इन द केस ऑफ डिसऑनरिंग द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपके पार्टीज वाला क्लियर हो गया, सारे पार्टीज को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट की हम बात करें तो कोई भी नोटिस बेसिकली सर्व नहीं होगा टू ड्रॉअर इन द केस ऑफ डिसऑनरिंग द इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट का ड्रॉअर कौन होता है, है ना। तो बेसिकली अब वो खुद ही इशू कर रहा है तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकता है अगर आप पेमेंट नहीं करोगे प्रॉमिसरी नोट पे। लेकिन यहाँ पर आपका मल्टीपल पार्टीज वाला सिचुएशन नहीं अराइज होगा, इसको बस ऐसे याद रखो। मल्टीपल पार्टीज में कोई लीगल एक्शन में आप इन्वॉल्व नहीं करोगे। इंडोर्सर अगर होगा भी, अगर जो इंडोर्सर अगर उसने अपनी वाइफ को बोल दिया कि मेरी वाइफ जो है इसका पेमेंट ले लेगी, तो अगर उसको पेमेंट नहीं मिलता है तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज पे केस करने का सिचुएशन नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। प्रॉमिसरी नोट खुद एक ऐसा नोट होता है जो हमने खुद प्रॉमिस किया है कि भाई पैसा हम दे देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो ये इन्होंने ऐसे जो लिखा है नो नोटिस सर्व टू द ड्रॉअर, तो ये मुझे लगता नहीं है कि दिस वन इज द करेक्ट लाइन होगा। वहाँ पर क्या था कि आपका अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में ए को पेमेंट करना है बी को, बी ने बोल दिया सी को, डी को, ई को, तो ये जो इतने मल्टीपल पार्टीज थे, ए के पेमेंट नहीं करने से ये सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न पार्टी पे हम केस करेंगे और वो होगा कौन, ड्रॉअर। कौन होगा वो, ड्रॉअर होगा। यानी कि जिसने प्रॉमिसरी नोट इशू किया अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो सिर्फ उसी पे ही केस होगा, यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज वाला सिचुएशन अराइज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा कॉपीज की अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के मल्टीपल कॉपीज पॉसिबल हैं। अगर आप चाहो तो या तो एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज में इंडोर्सर का नाम लिखते चले जाओ, या तो मल्टीपल कॉपीज जो है, मल्टीपल कॉपीज हम रख सकते हैं एज अ प्रूफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। बट प्रॉमिसरी नोट के लिए कोई भी कॉपीज, एक्स्ट्रा कॉपीज अलाउड नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में कॉपीज अलाउड नहीं है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में कॉपीज अलाउड है। अब जैसे क्या करना है, अब जैसे कई बार क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया किसने, क्रेडिटर ने इशू किया डेटर के लिए। अब वो बोल रहा है कि पेमेंट तुम मुझे देना लेकिन मुझे नहीं, सी को दे देना। तो वो सी उसमें लिख देगा कि दिस इज एंडोर्समेंट इज डन विद सी। एंडोर्समेंट किसको मिल गया, सी को।
अब हो सकता है कि कॉपी भी आप ट्रांसफर करो, तो मल्टीपल कॉपीज कैन बी पॉसिबल बिकॉज मल्टीपल पार्टीज आर इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। आप प्रॉमिसरी नोट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दोगे किसी और पर्सन को, यानी कि अपने पास नहीं रख करके वो अपनी वाइफ को दे देगा कि लो भाई तुम रखो, तुम इससे मतलब बेयर कर रहे हो तो तुम ले लेना पेमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मल्टीपल कॉपीज आर पॉसिबल, बट इन प्रॉमिसरी नोट मल्टीपल कॉपीज आर नॉट पॉसिबल। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। किसी को कोई डाउट है जो समझ नहीं आया? ये सारे डिफरेंसेस थे। इसके अलावा कुछ बुक में भी दिए हुए हैं डिफरेंसेस, एक बार देख ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दे रही हूँ, फिर डिसऑनर ऑफ चेक करेंगे कैसे कौन कौन से कंडीशन में चेक डिसऑनर होता है। फीचर्स यहाँ पर चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, तीनों की डिफरेंस की बात हो रही है। मैंने आपको सिर्फ दो ही लिखवाया ना, प्रॉमिसरी और बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा चेक्स जो है उसको भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, मतलब तीनों को ही डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहला जो है, पहला है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सुनते रहना बस। इसका मतलब है कि लॉ कहता है कि चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए बिल को या प्रॉमिसरी नोट को ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा किस चीज़ में होगा, राइटिंग के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंडीशंस को अप्लाई नहीं करेंगे। पेन से लिखना अलाउड है, मतलब कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन विथ अ पेन, मतलब अगर लिखा हुआ पेंसिल से लिखा हुआ अगर होगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक, तो उसको प्रोहिबिट नहीं किया है लॉ ने, मतलब उसको रोका नहीं है, वो मना नहीं है, लेकिन वो सेफ नहीं है। तो राइटिंग में तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, यानी पेंसिल यूज़ कर रहे हो, पेन यूज़ कर रहे हो, ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, चेक में भी, हाँ ऑब्वियसली चेक रिटन नहीं होगा। हाँ, कंडीशंस उसमें चेक में लिखोगे क्या? तीन डिफरेंस नहीं हुआ, बस उन्होंने एक तरीके से एक बोल सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल लिखा है, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी भी है, डिससिमिलैरिटी भी है, दोनों चीज़ें एक तरीके से। सिमिलैरिटी तो है कि तीनों के तीनों जो होगा आपके किस चीज फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा, तीनों रिटन फॉर्म में होगा। और रिटन फॉर्म में मेंशन नहीं है कि पेंसिल से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन लिख रहे हो, उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन पेंसिल से अगर लिखेंगे तो वो सेफ ही नहीं होगा, कोई भी उसको क्या कर सकता है, इरेज कर सकता है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसीलिए। और अल्ट्रेशन भी अलाउड नहीं होता, याद रखिएगा कि अल्ट्रेशन इज नॉट अलाउड इन चेक्स, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, चेंज करना। अगर मान लो कि अल्ट्रेशन पॉसिबल होता चेक में, तो कभी भी इंसान कुछ भी कट करके कोई भी नंबर लिख लेता। सो अल्ट्रेशन इज नॉट अलाउड इन एनी ऑफ दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तीनों के फॉर्मेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमें चेक के लिए रेवेन्यू स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, बट इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट वी रिक्वायर्ड रेवेन्यू स्टैम्प। याद रखिएगा, चेक के लिए क्यों ज़रूरत नहीं है हमें रेवेन्यू स्टैम्प का, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक उसी को प्रोवाइड होगा जिसका बैंक अकाउंट होगा, और उसमें आपका चेक नंबर मेंशन होता है। तो दैट इज़ ऑलरेडी सेफ टूल वो ऑलरेडी है, तो हमें एज सच उसमें कोई रेवेन्यू स्टैम्प लीगल उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में लीगल ही है चेक। क्लियर हो गई बात? तो ये 2-3 डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट है अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस। अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस का मतलब वही है कि जो तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो याद होगा कि मैंने कहा था कि कभी भी कोई कंडीशंस ना ही आप बीओई में लगा सकते हो, ना ही आप चेक में लगा सकते हैं, ना ही हम प्रॉमिसरी नोट में लगा सकते हैं। कि मान लीजिए कि कल को ये दोनों रजत और अभिजीत है, इन दोनों का कोई अपना डेटर और क्रेडिटर है। मान लो कि डेटर है, वो क्रेडिटर है, अभिजीत ने पैसा दिया। अब ऐसे सिचुएशन में अभिजीत रजत वो मेंशन नहीं कर सकता है कि भाई मैं जब शादी करूंगा ना तब तुम्हें पेमेंट करूंगा, क्योंकि मेंशन ही नहीं है कि ये शादी करेगा कब। ट्रू? तो डेट इज नॉट मेंशन, तो ऑब्वियसली क्लियरेंस ऑफ द अमाउंट इज ऑल्सो नॉट देयर। ट्रू और नॉट? तो इन शॉर्ट वी कैन से कि कंडीशन फ्री होना चाहिए ये तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आई प्रॉमिस टू पे बी 500 एंड ऑल द अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। यानी कि यहाँ पर ये भी एक तरीके का जो बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं 500 रुपये इसको दूंगा और मैं वो सारे पैसे क्लियर करूंगा जो भी ड्यू है, लेकिन वो सारे पैसे का अमाउंट ही मेंशन नहीं है। दैट इज़ नॉट क्लियर। तो ऐसे कंडीशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हो जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। आई बस समझ में?
नेक्स्ट वन, इसमें एक केस भी है, एक केस स्टडी एक दिन क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक केस स्टडी है बालमुकुंद वर्सेस मुन्ना लाल, रांझी लाल एंड अदर्स। ये 1970 में एक केस हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग के पास है ना क्या नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सर्टेन। अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सर्टेन का मतलब है कि जो आप ऑर्डर दे रहे हो, मतलब जो ड्रॉर है चेक का, जो भी है, जो भी पेमेंट करेगा और जो भी पेमेंट लेगा, अगर कोई भी चेक को किसी चीज़ को भी ड्रॉ कर रहा है तो अमाउंट विल बी सर्टेन। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उसमें लिख दोगे, ठीक है। नंबर के फॉर्म, नंबर पहले लिखोगे और उस नंबर को आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करोगे, वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे, लेकिन उसमें स्टोरी आप नहीं लिख सकते। सर्टेन सम का मतलब है कि फिगर्स और वर्ड्स दोनों में ही उसमें चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। फिगर का मतलब क्या हुआ, नंबर, जैसे 50,000 तो 5 और 4 0, ठीक है, 50,000 इन वर्ड्स, तो सिर्फ आप यही मेंशन करोगे। तो सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तीनों इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होना चाहिए। हाँ हाँ, ओनली, ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है मस्ट बी पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ऑर्डर और बियरर का मतलब है कि अगर जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा या तो आप उसको पे करोगे, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, यानी कि आप जब आपको पैसा लेना है उससे पहले आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो। तो यहाँ पर पेबल टू ऑर्डर का मतलब यही है कि जो प्रॉमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, ये पेबल होगा। ऑर्डर इफ इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल और एक्सप्रेस टू बी पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट कंटेन वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो भी पेमेंट करेगा, पैसा जो देगा, उसको या तो आप ऑर्डर दो, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करो। पेबल टू बियरर, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट मिले उसको दे दो। और बियरर चेक वगैरह के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो बेसिकली ये आपके कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक तरीके से डिफरेंस नहीं था, ये एक तरीके का कंपैरिजन था एक दूसरे के साथ। उसके अलावा एक और टॉपिक है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये दोनों का डिफरेंस करना है। लेकिन इससे पहले चलिए करिए कि हाउ, व्हेन, इन व्हाट सिचुएशन आपके चेक्स डिसऑनर हो जाते हैं। लिखिए लिखिए, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब है कि जब चेक को क्लियरेंस नहीं मिलता है, चेक को क्लियरेंस नहीं मिलता है, यानी कि चेक को क्लियर बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। हम एक तरीके से चेक जब चेक जब हम ड्रॉ करते हैं, चेक किसी को जब हम डिलीवर करते हैं, जब किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पर्सन जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं बैंक को कि भाई मैंने इस चेक इस पर्सन को दिया है, आप क्लियर करो। एक तरीके का ऑर्डर देते हैं चेक के थ्रू। लेकिन डिसऑनर का मतलब वो चेक क्लियर नहीं होता है। अब क्या क्या सिचुएशंस हैं आपका जब चेक क्लियर नहीं होगा। तो पहला सिचुएशन है कि जब उसमें सिग्नेचर नहीं होगा। अगर चेक आपने इशू तो कर दिया, लेकिन अगर आप साइन करना भूल गए तो आपने कंसेंट के साथ वो चेक दिया है या नहीं दिया है, ये कैसे पता लगेगा, है ना। जैसे मान लो कि मेरे घर में चेक बुक है, कोई भी मेरे रिलेटिव आए, एग्जाम्पल के लिए, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर डूइंग लाइक दिस, बट उन्होंने चेक पे काट लिया और वो ले गए, बट उसमें मेरा साइन तो नहीं है ना। कभी आपका चेकबुक कहीं रास्ते में गिर गया, उस पर्सन ने भाई ऊपर में अमाउंट लिख दिया बट नीचे साइन नहीं है, क्योंकि वो चेकबुक तो किसी और का है, तो फ्रॉड हो सकता है। इसलिए सिग्नेचर ज़रूरी है। अगर सिग्नेचर नहीं है आपके चेक में तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। अगर चेक ओवर रिटन है, ओवर रिटन का मतलब है कोई चीज़ आपने लिखने के बाद फिर से उसके ऊपर कोई चीज़ लिख दिया दोबारा से, अगर वो रिपीटेड है समथिंग, अमाउंट रिपीटेड है, अमाउंट एक्सीड या फिर क्या है, कम कर दिया गया है या ज़्यादा कर दिया गया, ओवर रिटन है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ये ग्राउंड्स हैं, ये सारे रीजंस हैं कि चेक डिसऑनर कब कब हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने पेई का नाम नहीं लिखा, यानी किसको आप चेक इशू कर रहे हो, यानी किस पर्सन को आप चेक इशू कर रहे हो उसका नाम ही आपने चेक में मेंशन नहीं किया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तब भी आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। आपने अमाउंट में तो चेक लिख दिया, मतलब कि 50,000 रुपीज़, FIFTYTHOU ये लिख दिया आपने, लेकिन आपने नीचे फिगर में लिखा ही नहीं, मतलब 50,000 फिगर में, मतलब नंबर में नहीं लिखा, तब भी आपका चेक जो है वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे बहुत छोटी छोटी कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। इवन आई डिड द सेम थिंग, मैंने वर्ड में कुछ और लिख दिया, नंबर में कुछ और लिख दिया, और कई बार ये भी होता है कि वर्ड और नंबर मैच नहीं करता है,
यानी आपने ऊपर लिख दिया 50,000 और नीचे लिख दिया 51,000, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका चेक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो उस केस में भी आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने जो चेक बुक से चेक इशू किया, अगर वो अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है तो भी वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। जब आपने अकाउंट ही क्लोज करा लिया तो कहाँ से पैसा कटेगा, कहाँ से पैसा डिडक्ट होगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है कि इसमें और भी कम से कम बहुत सारे रीजंस हैं अभी और भी, कि इन द केस ऑफ डेथ लुनेंसी, डेथ का मतलब कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है या वो पर्सन अगर पागल हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर बोल सकते हैं कि अगर उसका चेक कोई और यूज़ करता है उसके नाम का चेक, तो ये तब ऐसे सिचुएशन में भी आपका चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे इसमें और भी रीजंस हैं, इसको हम क्या करेंगे एक बार अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट?